नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह, आप देख रहे प्राइम एजेंडा। देश के 15वें उपराष्ट्रपति के लिए मंगलवार को वोटिंग हो चुकी है। संसद में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चली। चुनाव में कुल 781 सांसदों ने वोट डाला। 6 बजे वोटों की गिनती शुरू हो गई है। करीब 8 बजे के आसपास यह क्लियर हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा कि उपराष्ट्रपति कौन बनने वाला है। कुछ ही देर में इसमें अब कोई शंका नहीं रह जाएगी। एनडीए विपक्ष के उम्मीदवार में से कौन उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीतेगा, इसे लेकर लगातार अब मंथन चल रहा है। सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन विपक्षी दल और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ बढ़त बनाए हुए हैं, सूत्र ये बता रहे हैं। हालांकि क्रॉस वोटिंग की भी आशंका जताई जा रही है। एनडीए ने 68 साल के सीपी राधाकृष्णन को, तो इंडिया गठबंधन ने 79 साल के बी सुदर्शन रेड्डी पर अपना दाव चला है, उन्हें प्रत्याशी बनाया है। बीआरएस और ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने उपराष्ट्रपति चुनाव से किनारा कर लिया। दोनों पार्टियों ने किसी भी गठबंधन को समर्थन नहीं करने की बात कही है। राज्यसभा में बीआरएस के 4 और बीजेडी के 7 सांसद हैं। लोकसभा में इकलौते सांसद वाले शिरोमणि अकाली दल ने भी पंजाब बाढ़ के चलते वोटिंग से मना कर दिया। वाईएसआरसीपी के 11 सांसदों ने पहले ही एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने का फैसला किया था। जीतने वाला उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की जगह लेगा। धनखड़ ने 21 जुलाई को खराब सेहत का हवाला देकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। सबसे पहले वोटिंग के बाद जो माननीय है उनकी प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको सुनाते हैं। आज हम बिहार और झारखंड के सभी सांसद मित्र नित्यानंद राय के यहां जोरदार नाश्ता किया, आनंद आ गया। और उससे अधिक आनंद आया जिस प्रेम और स्नेहपूर्ण भाव से हम लोग मिले और उत्साह से वोट देने जा रहे हैं। प्रामाणिक, निर्णायक, प्रभावी जीत होगी। एनडीए की विजय सुनिश्चित है। सीपी राधाकृष्णन जी नए उपराष्ट्रपति होंगे। वोट तो अंतर आत्मा के उस पर पड़ता है और दूसरा पूरा देश ही जानता है कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। भाई हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो खोए हुए हैं उनके साथ भी यही हुआ। किस संविधान बचाने के लिए, नक्सलवाद को बचाने के लिए, सलवाजुडू को खत्म करने के लिए, विद्याचरण शुक्ला से लेके सारे बड़े नेताओं को मरवाने के लिए, हत्या करवाने के लिए, इसके लिए जो है संविधान बच गया उनका। छत्तीसगढ़ में क्या दुर्गति हुई ये आपने देखा ना कि सारे लोग जो है मार दिए गए। कांग्रेस के नेतृत्व मार गया। कांग्रेस तो खून पर राजनीति कर रही है। यदि खून पर राजनीति नहीं करती तो उनके जितने महेंद्र कर्मा से लेके जो विद्याचरण शुक्ला मरे, उनके लिए सुदर्शन रेड्डी को तो कभी उनको कैंडिडेट नहीं बनाना चाहिए था। इतना बड़ा ये इलेक्शन है और ये कोई पार्टी का सिर्फ सवाल नहीं है। हर व्यक्ति ने ऐसे ही उस पोस्ट पे बैठा जाए और जो देश का हित रखे। ये जो पूरा अनावश्यक रूप से एक चुनाव आया उपराष्ट्रपति पद का, ये इसकी कोई जरूरत नहीं थी और आया क्यों किसी को मालूम नहीं है। और जो इतने बड़े पद पे रहे व्यक्ति वो अपनी बात बोल ना सके इतने लंबे समय तक, ये बड़ा चिंता का चर्चा है पूरे देश में। ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण थे। तो अपने सांसदों की बातें सुन ली जरा। 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किन किन ने आज उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग की है। संसद के भीतर आज वोटिंग की प्रक्रिया चली थी, वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। अलग अलग लोग पहुंचे थे वोटिंग के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले वोट डालने के लिए पहुंचे। उसके बाद आपको राजनाथ सिंह दिखाई दे रहे हैं, रक्षा मंत्री, इसके अलावा जेपी नड्डा आपको दिखाई दे रहे हैं। सोनिया गांधी को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। खड़गे साहब भी वोट करने पहुंचे थे। अखिलेश यादव भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे। तमाम बड़े नेता उपराष्ट्रपति पद के लिए आज जो वोटिंग सुबह 10 बजे शुरू हुई, वोट करने के लिए पहुंचे थे। राजनाथ सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं, जेपी नड्डा दिखाई दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सबसे पहले वोट करने पहुंचे थे। सोनिया गांधी दिख रही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे आपको दिखाई दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी आप वोट करते देख रहे हैं। चलिए, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, उनसे डिस्कशन करेंगे, जरा समझेंगे कि आखिर दक्षिण के 2 महारथियों को एक साथ जो लड़ाया गया है, तस्वीर क्या होगी, किस तरह से अब 8 बजे के आसपास रिजल्ट आने वाले हैं, कौन जीतने वाला है, एनडीए का कैंडिडेट जीतेगा या इंडिया गठबंधन का, इसे लेकर अब लगातार इम्कान और अंदाजे लगाए जा रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन जीतने वाले हैं या जज साहब, पूर्व जज साहब जीतने वाले हैं। ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन 6 तस्वीरों में आप देखिए कौन कौन वोट डालने के लिए पहुंचा है। कुल 781 लोगों ने आज वोट किया है उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए।
और चलिए, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरी जो पॉलिटिक्स है, पूरी जो राजनीति है, कौन किस पर भारी है। स्वागत कीजिए अमित तिवारी का, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा आपको सुमन कुमार दिखाई दे रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। इसके अलावा संजीत कुमार जी जुड़ेंगे, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और डॉक्टर आलोक पांडे भी मेरे साथ होंगे, इज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट। सबसे पहले मैं अमित तिवारी के पास जा रहा हूं। अमित जी, सूत्र बता रहे हैं कि एनडीए के जो कैंडिडेट हैं उनका पलड़ा भारी है, आपके पास क्या अपडेट है अमित तिवारी जी? सुमन जी, मैं अमित तिवारी जी, आपको आवाज मिल रही है? अमित तिवारी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अमित तिवारी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए सुमन, आप पुराने जर्नलिस्ट हैं, आपने दिल्ली और लुटियंस में बहुत रिपोर्टिंग की है, तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि दक्षिण के 2 महारथियों को एक साथ लड़ा दिया गया है। बीजेपी दक्षिण को साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस को तो दक्षिण में कांग्रेस का ठीक ठाक है मामला। सुमन जी, देखिए अमित भाई, बहुत इंटरेस्टिंग बात है आपने कही कि दक्षिण जो है वो बीजेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और दक्षिण से ही अब बीजेपी की कहिए कि नैया पार भी लगानी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी होनी बाकी है। और बीजेपी कहीं ना कहीं दक्षिण को लेकर अभी तक परेशान रही, चाहे तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो या केरला हो। तो इन तमाम सारे प्रदेशों, क्योंकि इतने बड़े हिस्से से अगर आपकी भागीदारी नहीं मिल पाती है तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है जी। ये सरकार जान रही है कि लोकसभा में तो बहुमत मिली, लेकिन वो बहुमत नहीं मिली तो जिसको हम प्रचंड कहें, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से ही उनको परेशानी हुई। तो कंपनसेशन के लिए, कंपनसेट करने के लिए दक्षिण है, और कांग्रेस अभी तक स्ट्रांग रही है। तो यहां इस संदेश के साथ कि राधाकृष्णन साहब जब आते हैं उपराष्ट्रपति चुन के, तो दक्षिण में पांव पसारने में बीजेपी को कामयाबी मिलेगी। एक बड़ा संदेश भी देने की कोशिश होगी जी, और एक बड़ा प्रयास होगा, क्योंकि हम लोग यही लगातार उम्मीद कर रहे थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दक्षिण से ही आएंगे जी। इस बात की उम्मीद भी थी जी, बहुत ज्यादा उम्मीद हम लोग अभी भी। अभी अमित भाई उसको दरकिनार मत कीजिए। अच्छा, तो हो सकता है कि दक्षिण से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए। भाई आंध्र प्रदेश से तो रहे ही हैं, लेकिन अब बीजेपी की एक बड़ी कोशिश है, और तमाम संगठन के तमाम सारे बड़े बड़े नेता जो हैं कोशिश में लगे हुए। अब आज इसकी शुरुआत हो रही है, जब उपराष्ट्रपति के तौर पे चुने जाएंगे राधाकृष्णन साहब, तो उससे एक शुरुआत और संदेश होगा, और फिर से मजबूती के साथ आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, इन तमाम सारे प्रदेशों में एक मैसेज के साथ जाने में आसानी होगी बीजेपी। जहां तक चुनाव की बात करते हैं तो अमित भाई, चुनाव के अंकड़े जो है, आंकड़े हमारे आपके सामने ही है, और बिल्कुल साफ है कि उसमें अभी तक क्रॉस वोटिंग की खबरें नहीं है। कल ही प्रधानमंत्री मिल लिए थे और मिलके ही उन्होंने संदेश दे दिया था। वैसे विपक्ष का कहना यह है कि भाई 315 हमारे जो भी उनके जो वोटर्स हैं वो राज्यसभा लोकसभा के, वो सब उनके फेवर में दे चुके हैं। तो लेकिन 315 से बात तो बनने वाली है नहीं, है कि नहीं? तो आंकड़े बिल्कुल क्लियर हैं, उपराष्ट्रपति बन के आ रहे हैं, वोटों की जो गिनती है वो चल रही है, फॉर्मेलिटीज ही कही है, आने वाले कुछ घंटों में ही सारी चीजें तय हो जाएगी। हाँ सुमन, क्योंकि जो अपडेट मिल रहा है करीब 8 साढ़े 8 तक नतीजे आ सकते हैं, और नंबर्स जो बता रहे हैं सुमन, अगर हम प्राइमा फेसी नंबर्स को देखें तो 400 कुछ का आंकड़ा एनडीए के कैंडिडेट के लिए, 300 कुछ का आंकड़ा विपक्षी गठबंधन के जो कैंडिडेट है। तो क्लैरिटी तो बिल्कुल पहले दिन से ही थी कि भाई अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती है तो ये तो बिल्कुल क्लैरिटी थी कि बीजेपी का, एनडीए का जो कैंडिडेट है वो जीत कर आ रहा है। सुमन, बिल्कुल साफ है भाई। अमित भाई आप ये सोचिए कि पहले ही प्रधानमंत्री ने, पहले कल जो बैठक हुई और कल जो मीटिंग्स थी उसमें साफ किया गया, उसके बाद बिहार और तमाम सारे दूसरे प्रदेशों के जो सांसद हैं उनके लिए नित्यानंद राय के घर पे जो आज भोजन की व्यवस्था की गई, मैं उसमें गया था। मैं अच्छा देख रहा था कि भाई क्या गहमा गहमी है।
तो स्थिति साफ। रविशंकर प्रसाद तो बहुत खुश थे। वोटिंग की रविशंकर प्रसाद तो बहुत खुश थे कि खाना बहुत अच्छा खिलाया गया आपको। अमित भाई, उनकी हंसी को लेकर हम लोग पार्लियामेंट में हमेशा जो है उसी अंदाज में हमने भी हंसने की कोशिश की। तो आज भी वो वही मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे। और है एक बड़ी हकीकत है कि एनडीए के जितने नेता हैं वो आश्वस्त हैं कि उन्हीं के कैंडिडेट जीत के आ रहे हैं, और वो मैसेज भी क्लियर है। और सत्ता में जो रहते हैं अमूमन यही उन्हीं के फेवर में ये बातें निकल के आती है, चाहे वो धनखड़ साहब हो, चाहे अभी राधाकृष्णन जी की बात कर रहे हैं। तो इसलिए बिल्कुल साफ है। जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष ने बड़ी मजबूती के साथ अपने संगठनों को बनाए रखने की कोशिश की है, और उनका 315 के 315 सभी वोटर्स आए हैं। और कांग्रेस से जो भी मैसेज आया उसमें क्लियर है कि भाई हमारे एक भी वोटर जो है वो नहीं आए हैं, ऐसा नहीं कह सकते। क्रॉस वोटिंग की जहां तक बात है, तो बड़ी दिलचस्प बात इसमें यह है अमित भाई कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो चुनाव हुआ है उसको जोड़ के देखा जा रहा है कि भैया उसमें जो राजीव प्रताप रूडी को जो वोट मिला है उसी तरह से यहां पे क्रॉस वोटिंग हो रही है। लेकिन सवाल तो यह था कि रूडी के खिलाफ ही कैंडिडेट खड़ा कर दिया गया था, अब उनके खिलाफ भी कैंडिडेट खड़ा था और बीजेपी से ही खड़ा था। बीजेपी से ही खड़ा था। तो यहां कहने का मतलब ये है, समझिए कि राजीव प्रताप रूडी में जिस तरह से कांग्रेस के भी वोटर चले गए थे, उसी तरह से वहां बीजेपी के वोटर जो है इनके फेवर में आ जाएंगे। ऐसा हिपोक्रेसी टाइप की जो के सवाल आते हैं वो सामने आ रहा है। वो हंस भी रहते हैं, कई सारे सांसद से भी चर्चा हो रही थी, और अगर ऐसा हो जाएगा तो कितना अच्छा होगा। तो वो होना तो पॉसिबल है नहीं, आप जानते ही हैं। तो इसलिए यहाँ जो भी कुछ है बिल्कुल क्लियर है, और मुझे लगता है क्रॉस वोटिंग की कहानी सामने बहुत एक दो की बात हो तो समझ में आ सकती है, अदरवाइज सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है, साफ साफ है। कुछ ही घंटों में स्थिति साफ हो जाएगी और डिक्लेयर भी हो जाएगी। एक बात जो बीजेपी और एनडीए ने साफ करने की कोशिश की है कि देखिए, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, चाहे स्पीकर हो या डिप्टी स्पीकर हो, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, पार्टी के मैसेज के साथ आप चलेंगे तो पार्टी भी आपके साथ है, गठबंधन भी आपके साथ है। अगर आप उसके अगेंस्ट जाते हैं, जैसा धनखड़ साहब के साथ हुआ, तो आप पार्टी के मैसेज के अगेंस्ट नहीं होंगे। नतीजा बीच में ही तो चुनाव कराना पड़ा ना। ये वैसे हर सरकार में होता रहा है कि नहीं? जी, हर सरकार में, चाहे वो मतलब अब बहुत ज्यादा अंदर जाएंगे तो हमारी महिला राष्ट्रपति जो रही थी माननीय, उनके बारे में बहुत सारी बातें कही गई। जर्नैल सिंह साहब थे, उनके बारे में बहुत सारी बातें कही गई। ठीक है सुमन, आप संजीत कुमार मेरे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा डॉक्टर आलोक पांडे को भी आप तस्वीरें में देख रहे हैं, इज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से। संजीत कुमार जी, नंबर्स तो बता रहे हैं कि जो एनडीए गठबंधन का कैंडिडेट है वो जीत रहा है और कांग्रेस के नंबर्स थोड़े से कम हैं। क्या क्रॉस वोटिंग हुई है क्या संजीत कुमार जी? संजीत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? संजीत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ संजीत, आवाज बिल्कुल आ रही है, बताइए। बाबूलाल आ रही है, बताइए जी। नमस्कार सभी साथियों को। मैं कोई भी बात शुरुआत करने से पहले एक पुरानी फिल्म का एक मुखरा जिसमें है कि झनक झन बाजे पायल गया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया। तो अभी मित्र सुमन जी जो बता रहे थे, शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी शर्मा जाए कि शायद सीपी राधाकृष्णन के जीतने से दक्षिण के वोटों के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ेगा। आवाज आ रही है आपकी संजीत कुमार जी? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आप वर्तमान परिस्थिति है, अगर इस वर्तमान राजनीतिक घटना का अगर हम इस स्तर से करेंगे तो स्वाभाविक है कहीं न कहीं विचारणीय बिंदु बनता है। आज भारतीय जनता पार्टी भले ही अपने नेता को जिताने में वह सक्षम हो जाए,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उस मोरनी की भांति होगी जो उस बादल में देख करके झूम तो रही है, पर उसके अपने जब नजर खुरदरे पैर पे पड़ते हैं तो वो शर्मा जाती है। अच्छा, शायद भारतीय जनता पार्टी को जब जब जगदीप धनखड़ की बात आएगी, चर्चा होगी, तो शर्माना पड़ेगा। क्यों शर्माना पड़ेगा? वही जगदीप धनखड़ जब बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे तो एक रास्ता बनाया। बंगाल के जो राज्यपाल राजभवन था, वह बंगाल की सत्ता को परेशान करने, नाको दम करने के लिए उन्होंने उपयोग किया, दुरुपयोग किया। अच्छा, पश्चिम बंगाल में लोग मर रहे हैं, गर्दनें काटी जा रही, हिंदू वहां पे पलायन हो रहा है, और ये अगर राज्यपाल, प्रदेश का राज्यपाल अगर इस बारे में राज्य सरकार से सवाल नहीं करेगा तो मैं और आप करेंगे। दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, वोटिंग के दौरान बम फेंक दिए जाते हैं, लोग मर रहे हैं, वहां पर मवेशियों की तरह लोग पश्चिम बंगाल में काटे जाते हैं। राज्यपाल संज्ञान नहीं लेगा तो कौन लेगा? हम और आप लेंगे संज्ञान। मुझे बहुत तकलीफ है कि आप इस स्तर का भी सवाल कर सकते हैं। हाँ, मैं पूछिए क्यों? क्योंकि बंगाल की सरकार आज भी एग्जिस्ट करती है और केंद्र में लगभग 12 वर्ष से आदरणीय मोदी जी की सरकार है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक बार भी राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए एक बार भी प्रस्ताव नहीं आया बंगाल के राज्यपाल के महोदय के माध्यम से। और शायद आप प्रश्न बड़े ठसक के साथ ये करते हैं कि ठीक है संजीत कुमार जी, मैं अमित तिवारी के पास जा रहा हूं, बीजेपी के प्रवक्ता है। आपकी बात का मजमून मैं समझ गया संजीत कुमार। अच्छा, बात पूरी कर लीजिए प्लीज 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 प्लीज, बात पूरी कर लीजिए। हाँ, बात पूरी कर लीजिए। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास, बर्बाद करो। अखिलेश यादव जी ने कहा इस्तेमाल किया पंजाब के बंगाल के राजभवन को, फिर उपराष्ट्रपति बनाया और फिर बर्बाद किया स्वास्थ्य के नाम पर। और 50 दिन से आज गैर। देखिए, जब तक ठीक है संजीत कुमार जी, पॉइंट चेक, जब तक कि जगदीप धनखड़ ना कहें कि बीजेपी ने उनके साथ गलत है, सही कहा है, मुझे लगता है कि कांग्रेस को उनका प्रवक्ता नहीं बनना चाहिए। ठीक है संजीत जी, आ रहा हूं, 1 घंटे की डिबेट है, वी हैव लॉट ऑफ टाइम, संजीत जी जस्ट अलाउ मी अदर गेस्ट आल्सो टू स्पीक। अमित कुमार, आपको आवाज आ रही है? अमित तिवारी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अमित तिवारी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं। ठीक है अमित तिवारी, मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती है, जो नंबर्स हैं, जो मैं और सुमन जी डिस्कस कर रहे थे कि बिल्कुल क्लियर कट है कि एनडीए का जो उम्मीदवार वो जीत कर आ रहा है, उपराष्ट्रपति किसका बनने जा रहा है, इसमें बिल्कुल क्लैरिटी है, लेकिन क्रॉस वोटिंग हो गई तो मुश्किल बढ़ जाएगी आपकी। अमित तिवारी, क्या अपडेट आपको मिल रहा है? क्रॉस वोटिंग हुई है क्या? सर्वप्रथम तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और समय देने के लिए। कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी वही करने का काम किया जो अमूमन राहुल गांधी हर मंच पे करते हैं, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। तो झूठ बोलने का काम, चलाने का काम कांग्रेस के प्रवक्ता ने आज इस मंच का भी इस्तेमाल उसके लिए किया। देखिए, क्रॉस वोटिंग की जहां तक बात है, हम तो शुरू से ही आश्वस्त हैं कि हमारे पास आंकड़े हैं, हमारे पास नंबर्स हैं, हमने सबसे बात की थी। और जैसा उपराष्ट्रपति का पद होता है, राष्ट्रपति का पद होता है, अमूमन हम ये चाहते हैं कि ये सर्वसम्मति से हो। तो माननीय अमित शाह जी ने बहुत प्रयास किया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत प्रयास किया, अन्य नेताओं ने बहुत सारा प्रयास किया कि ये सर्वसम्मति के थ्रू हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी को हर जगह अड़ंगा लगाना है, हर जगह रोक टोक करनी है, हर जगह इनको लटकाना, अटकाना, भटकाना है, उसी का इन्होंने प्रयास किया। और अभी जो जस्टिस रेड्डी साहब हैं, उनको सामने किया है, तो वो एक उनको हारने के लिए खड़ा किया है। उनको पता है कि उनके पास नंबर है नहीं, उनको पता है कि वो किसी तरीके से रेड्डी जी को जिता नहीं सकते हैं। लेकिन एक जो अहंकार की जो लड़ाई होती है ना, वो आप उसको स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। तो जिस तरीके से कांग्रेस कर रही है, और रेड्डी साहब ने कल जो तस्वीरें आई, रेड्डी साहब एक सजा याफ्ता मुजरिम के सामने याचक के मुद्रा में थे, आपने देखा होगा, सबने देखा था
कि लालू प्रसाद यादव के सामने किस तरीके से याचक की मुद्रा में पूर्व जस्टिस खड़ा है, तो ये अपने आप में ही सवाल खड़ा कर सकता है, खड़ा कर देता है कि ऐसे सोच का, ऐसे विचार का व्यक्ति अगर संस्था के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचेगा तो वो किस तरीके के जो परिवेश है उसको जगह देगा, वो किस तरीके की जो सोच है उसको बढ़ावा देगा। तो निश्चित तौर पर हम तो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, हमारे पास आंकड़े भी हैं और अभी जो खबरें, जैसा कि आपने कहा कि क्या खबरें आ रही हैं, हम खबरों के माध्यम से भी आश्वस्त है कि जितने लोगों ने भी, अभी देखिए कांग्रेस जो है ना वो एक डूबता हुआ जहाज है और डूबते हुए जहाज की सवारी कोई नहीं करना चाहता है, सब उससे छलांग लगाते हैं। और इस चुनाव के माध्यम से भी आपको दिखा होगा किस तरीके से कांग्रेस घटक दल जो 2024 के लोकसभा इलेक्शन में एक साथ थे, वो कह रहे हैं कि हम इलेक्शन से अलग रहेंगे, वो कह रहे हैं कि हम आज वोटिंग करने नहीं आएंगे, वो कह रहे हैं कि हमने एनडीए के प्रत्याशी का समर्थन करेंगे। तो किस तरीके से कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, इससे यही साबित होता है। और आज तो कांग्रेस के पास कहने के लिए अपना डायलॉग भी नहीं था, वो भी चुराया हुआ डायलॉग, अखिलेश यादव का डायलॉग बोल रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी इस जो चुनाव है इससे आगे बढ़कर, मैं तो कहना चाहूंगा कि जो कल हमने तस्वीरें देखी लालू प्रसाद यादव जी के साथ रेड्डी जी की, वो तस्वीर आपको बिहार में पुनः दोहराने जा रहे हैं। हम वहां पर बिहार में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी हारने जा रही है, वो भी तस्वीर आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। थोड़ा सा इस पर रोशनी डाल पाएंगे आलोक जी? मेरा एक सवाल यह है कि दक्षिण के कैंडिडेट को कांग्रेस भी लेकर आई और बीजेपी गठबंधन भी लेकर आया। मैं ये समझना चाह रहा हूं, क्या इस कदम से, क्या अगर बीजेपी का कैंडिडेट, एनडीए कैंडिडेट जीत कर आता है, तो क्या दक्षिण को साधने का जो उपक्रम करने की कोशिश बीजेपी कर रही है उसमें फायदा मिलेगा? क्या उसमें कामयाबी मिलेगी? देखिए, उपराष्ट्रपति का पद बहुत राजनीतिक पद नहीं होता, तो इसलिए ये उम्मीद करना कि वो उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत जाएंगे, उसके वजह से तमिलनाडु और केरला की राजनीति में थोड़ा सा इको कम करा दीजिए। हाँ प्लीज, पीसीआर इको कम करिए सर का जी। आंध्र की पॉलिटिक्स में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा इसकी मुर्मू जी बनी, हालांकि जहां तक मेरी जानकारी है वो झारखंड से बिलोंग करती है, लेकिन उड़ीसा को जीतने में और जो एसटी माहौल राज्य है वहां पर भारतीय जनता पार्टी को वोट प्राप्त करने में, राष्ट्रपति बनाने पर कहीं न कहीं पर एक सिंबॉलिक भूमिका, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद सिंबॉलिक भूमिका के मामले में माना जाएगा कि निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को उससे लाभ मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि दक्षिण की जगह वो ऐसा एक कैंडिडेट लेके आना चाहते थे जो कोर बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी को एक नया फैशन लग गया, रोग जिसे कहते हैं, कि 8-10 सालों में वो इम्पोर्टेड नेता बहुत लाती। धनखड़ जी भी इम्पोर्टेड ही है ना, तो इम्पोर्टेड नेताओं को ला करके बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठा कर तुमको लगता था कि हम सत्ता के शिखर को और बढ़ा सकेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार खाटी अपना नेता लाया है जो कोर बीजेपी का और जो चिंतन में बीजेपी का। दक्षिण एक पहचान है उनकी कि दक्षिण के नेता है, तमिल के हैं, लेकिन एक स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की कोर चिंतन को मानने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक बैलेंस लीडर लेकर के आई है जो उपराष्ट्रपति के लिए सर्वोच्च मतलब अच्छा व्यक्ति। अब जो आपका मूल प्रश्न की जिसको मैं दोबारा आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना फर्क पड़ेगा, अगर एक लाइन में कहें तो केवल सिंबॉलिक फर्क पड़ेगा, इससे ज्यादा दक्षिण की राजनीति में उपराष्ट्रपति का पद कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभाने वाला। अब अगली बात आती है कि जो ये चुनाव हो रहा है इससे होना क्या, तो हारना ये तय है, अब तक पार्टी को जीतना है ये भी तय है, लेकिन इससे होगा क्या? अगर भारतीय जनता पार्टी के पास 422 सीटों का समर्थन है, लगभग लोकसभा राज्यसभा में मिला के, अगर वो 430, 40, 45 कुछ भी सीटें बढ़ा सकी, कुछ पूरा वोटिंग करा सकी, तो ये बताएगी कि 2024 से 240 सीटें जो रह गई थी उससे जो उसको कांग्रेस कमजोर बताने की कोशिश करती है, तो वो कहेगा कि एनडीए के रूप में हम एक मजबूत सशक्त हैं। और देखिए हमारे विपक्ष के पूरा यूनाइट नहीं रहा और विपक्ष की बहुत सारी पार्टियां हमारे साथ हैं। अगर इंडियन अलायंस जो है भारतीय जनता पार्टी की जो 422 सांसद है लगभग उनसे कम be valid and one postal ballot paper was also received, were segregated
and the valid ballot papers were distributed according to the first preference vote secured by each candidate. The postal ballot has been treated as returned and cancelled as the elector declined to cast his vote. 767 votes were polled, out of which 752 were valid and 15 were invalid. The quota sufficient to get a candidate elected as vice president was determined by dividing the total number of first preference votes secured by both the candidates by 2 and then adding 1 to the quotient. The said quota was 377. As all of you are aware, the value of votes for the presidential election is 1. Shri Bucci Reddy Sudarshan Reddy has secured 300 first preference votes and Shri C.P. Radhakrishnan has secured 452 first preference votes. As the first preference vote secured by Shri C.P. Radhakrishnan was greater than the requisite quota, in pursuance of provisions contained in Section 11 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952, 31 of 1952, read with Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974, I, P.C. Modi, the returning officer for the Vice Presidential Election 2025, hereby declare that Shri C.P. Radhakrishnan, Jal Bhushan Raj Bhavan, Walkeshwar Road, Malabar Hill, Mumbai, has been duly elected to the office of Vice President of India. The result is being sent to the Election Commission of India and the Ministry of Law and Justice as per the extant provisions under Section 12 of the Presidential and Vice Presidential Election Act 1952 and Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974. Overall, the 17th Vice Presidential election was conducted in a free, fair and orderly manner. I would like to take this opportunity to thank the candidates and their authorized representatives for their cooperation, which facilitated early completion of the proceedings. Thank you. एक सेकंड दे दो। आप चाहते हैं पूरा पढ़ूं या सिर्फ भर देते श्री बुच्ची रेड्डी सुदर्शन रेड्डी को 377 यहाँ पे 377 है, यहाँ एक से कोटा 300 रेड्डी को 300, एक सेकंड राधा कृष्णन जी को 452, श्री बुच्ची रेड्डी सुदर्शन रेड्डी को 300 प्रथम वरीयता के मत प्राप्त हुए और श्री सीपी राधाकृष्णन को 452 प्रथम वरीयता के मत प्राप्त हुए। चूंकि श्री सीपी राधाकृष्णन को अपेक्षित कोटे से अधिक वरीयता के मत प्राप्त हुए, इसलिए राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम 1974 के नियम 35 के साथ पठित राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 की धारा 11 के अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में मैं पीसी मोदी उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन 2025 के निर्वाचन अधिकारी एतद द्वारा घोषित करता हूं कि श्री सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर विधिवत निर्वाचित हुए हैं। धन्यवाद। पंद्रह 766 की बड़ी खबर आपको बता रहा है, देश के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन होंगे। वोटिंग का काम खत्म हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, 452 वोट मिले हैं सीपी राधाकृष्णन को। एनडीए के कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। इन्हें 452 वोट मिले हैं और अभी अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे जिसमें इस बात की डिटेल, इस बात की तफसील दी गई है।
सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे, एनडीए के कैंडिडेट हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुबह 10 बजे वोटिंग का काम शुरू हुआ, 5 बजे तक वोटिंग हुई और उसके बाद नतीजों के लिए गिनती शुरू हुई और देखिए 7:30 बजे के आसपास नतीजों का ऐलान किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे हैं, तमिलनाडु में बीजेपी के पुराने नेता हैं, तमिलनाडु में से तीसरे उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। इतिहास की अगर बात करें तो सीपी राधाकृष्णन देश के तीसरे ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनका ताल्लुक तमिलनाडु से है। इसके अलावा पीएम मोदी के बहुत करीबी हैं, आरएसएस के से लगातार बचपन से जुड़े रहे, कोयम्बटूर से 2 बार ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं। अब कमान उपराष्ट्रपति पद की सीपी राधाकृष्णन को दे दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात का ऐलान किया गया और बी सुदर्शन रेड्डी जो कि इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट थे, उन्हें 300 वोट मिले। तो इट्स अ क्लियर कट मेजॉरिटी फॉर एनडीए कैंडिडेट। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले हैं। अब वो देश के अगले उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। उनके मुकाबले बी सुदर्शन रेड्डी जो कि एनडीए के कैंडिडेट थे, उन्हें 300 वोट मिले। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे, जगदीप धनखड़ के जाने के बाद अभी जिम्मेदारी सीपी राधाकृष्णन संभालने जा रहे हैं। एनडीए कैंडिडेट तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। सुबह 10 बजे वोटिंग शुरू हुई, शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई और 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगा नतीजों के ऐलान में और नतीजे आ गए। सीपी राधाकृष्णन इज गोइंग टू बी अ डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और बी सुदर्शन जो उनके प्रतिद्वंद्वी थे, उन्हें 300 वोट मिले। तमिलनाडु से तीसरे उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं सीपी राधाकृष्णन। तमिलनाडु में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। दक्षिण की सियासत को संभालने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी और अब वो उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। हालांकि जैसा कि आलोक पांडे कह रहे थे कि ये कोई राजनीतिक पद नहीं है, तो बहुत ज्यादा फर्क दक्षिण की राजनीति में ये नहीं डाल पाएंगे, ऐसा उनका कहना है, ऐसा उनका सोचना है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तमिलनाडु देश का ऐसा राज्य है जहां से तीसरी मर्तबा उपराष्ट्रपति चुना गया है। 452 वोट, बहुत बड़ा अंतर है। 300 वोट मिले थे बी सुदर्शन को और 452 वोट मिले हैं सीपी राधाकृष्णन को। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दिखा रहे हैं। तमिलनाडु से तीसरे उपराष्ट्रपति बने। इससे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आर वेंकटरमन उपराष्ट्रपति बन चुके हैं तमिलनाडु से। बचपन से ही आरएसएस की शाखाओं में जाते रहे, आरएसएस से जुड़े रहे हैं। महाराष्ट्र के फिलहाल राज्यपाल थे, अब वो उपराष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। कोयम्बटूर से 2 बार वो सांसद रहे हैं। तमिलनाडु के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। अब ये देखने वाली बात होगी कि इनके उपराष्ट्रपति बनने से क्या तब्दीलियां, क्या परिवर्तन, क्या डिफरेंस दक्षिण की राजनीति में देखने को मिल सकता है। लेकिन इट्स अ ह्यूज मार्जिन विन। आप देखिए 300 के मुकाबले 452 वोट, इट्स अ क्लियर कट मेजॉरिटी और बड़े पैमाने पर उन्हें वोट मिले हैं। हालांकि इस बात का इम्कान था, अंदाजा था कि उपराष्ट्रपति पद की कुर्सी सीपी राधाकृष्णन को मिलने जा रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, एनडीए खेमे में खुशी की लहर, देश को नया उपराष्ट्रपति मिल गया है। ये तस्वीरें देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। देश के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बनने जा रहे हैं। एनडीए के कैंडिडेट थे और इनके मुकाबले दूसरे कैंडिडेट रेड्डी, बी सुदर्शन रेड्डी को सिर्फ 300 वोट मिले। बहुत बड़ा मार्जिन है, बहुत बड़ा अंतर है। इट्स अ ह्यूज विन फॉर एनडीए कैंडिडेट। और जरा प्रोफाइल समझिएगा कि सीपी राधाकृष्णन कौन है। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, अब वहां से इस्तीफा देकर उपराष्ट्रपति पद संभालेंगे। तमिलनाडु के वरिष्ठ नेता हैं, पुराने नेता हैं। इनके कंधों पर दक्षिण की राजनीति का भार बीजेपी ने दिया हुआ था। तीसरे ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो तमिलनाडु से चुने गए हैं। कोयम्बटूर में भी इन्होंने 2 बार चुनाव लड़ा, वहां से भी जीत कर आए, पार्लियामेंट पहुंचे। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भी तमिलनाडु के रहे। तो ये बहुत एक बड़ी जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति के कंधों पर होती है।
क्योंकि दोहरी भूमिका में उपराष्ट्रपति काम करता है। कार्यपालिका के दूसरे सबसे बड़े मुखिया होते हैं, देश के दूसरे नागरिक होते हैं। पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है, सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति होता है, उसके बाद उपराष्ट्रपति होते हैं, देश के दूसरे सबसे सर्वोच्च नागरिक होते हैं। कार्यपालिका के मुखिया होते हैं, संसद के राज्यसभा के सभापति होते हैं। संसद राज्यसभा की यानी उच्च सदन की कार्रवाई की जिम्मेदारी भी उपराष्ट्रपति पर होती है। और राष्ट्रपति के न रहने पर भी उपराष्ट्रपति पदेन अधिकारी की तरह काम करता है। और बहुत सारी चीजें हैं जो सीपी राधाकृष्णन के लिए कही जाती हैं कि दक्षिण को साधने के अलावा बहुत विनम्र हैं, विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ भी उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, उनकी स्वीकारोक्ति ज्यादा बेहतर है। और ये तस्वीरें देखिए, जब उन्हें कैंडिडेट चुना गया था उस वक्त की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका अभिवादन कर रहे हैं। तस्वीर में आपको अमित शाह दिखाई दे रहे हैं, राजनाथ सिंह दिखाई दे रहे हैं, जेपी नड्डा दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंचे हुए थे और ये क्लियर कट था कि बीजेपी का कैंडिडेट ही जीतेगा। और नंबर्स भी यही बता रहे थे, 400 से ज्यादा का आंकड़ा सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में था और हुआ भी वही। 452 वोट उनके खाते में गए हैं। और एक बड़ा पैनल मेरे साथ है। सबसे पहले मैं सुमन कुमार के पास जाऊंगा। सुमन कुमार, जो मैं और आप बात कर रहे थे कि भाई ये तो क्लियर कट है कि कौन जीतने वाला है, आपका रिएक्शन सुमन कुमार? देखिए अमित भाई, बहुत साफ पहले ही हम इसी आंकड़े पे डिस्कस कर रहे थे। वही सारे आंकड़े आपके सामने ही, राइट। और अभी जो 452 उनको मिला, बिल्कुल एनडीए के ही जो मेंबर्स थे उन्होंने वोट किए और बिल्कुल साफ सिचुएशन। यहाँ कुछ भी ऐसी लड़ाई और क्रॉस वोटिंग धमाका कुछ होने की कोई गुंजाइश होती नहीं। हाँ, ये जरूर था कि इस बहाने कम से कम जो यूपीए गठबंधन या एनडीए गठबंधन के हैं उसमें एक जुड़ाव देखने को मिला। सारी पार्टियां सामने आई, उसमें 2-3 पार्टियां तो बिल्कुल बाहर ही निकली रही और उन्होंने पार्टिसिपेशन भी मड़िया कालीदर और लेकिन एनडीए के जितने घटक दल रहे वो बिल्कुल दमदार तरीके से रहे और उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की। सबसे महत्वपूर्ण बात हम लोग बार बार जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी को अपनी मौजूदगी नहीं, अपनी दशा को सुधारने के लिए एक ब्रह्म बाण के तौर पर राधाकृष्णन साहब होंगे। क्योंकि आने वाले वक्त उत्तर अब धीरे धीरे सेचुरेटेड होने शुरू हो गए हैं, है कि नहीं? उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, बिहार को देख लीजिए, राजस्थान ठीक है, दूसरे और प्रदेश जो है उनकी स्थिति बहुत बढ़िया कहिएगा नहीं है। इसलिए बीजेपी को वो जो रास्ता तलाशनी थी उस तलाशने के लिए धरातल यहां से मिलना शुरू हो गया है, राइट, आज उपराष्ट्रपति के तौर पर। तो अमित भाई, मुझे लगता है ये बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए ब्रह्मबान है और एक सही समय पर सही डिसीजन लिया गया। ये तीसरे उपराष्ट्रपति जो हैं वो सीधे वहां से आ रहे हैं। एक साफ मैसेज। बीजेपी की कोशिश तमिलनाडु में बहुत अच्छी रही, केरला में भी बहुत अच्छी रही, आंध्र प्रदेश में सरकार में जब शामिल हुई और खासकर पिछली सरकार आप देख रहे हैं कि जो एनडीए की सरकार वहां बनी है, जगनमोहन रेड्डी भी इनके ही सहयोग से रहे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जहां वो पीछे हट गया, उन्हें लगा कि मैं खुद ही सरकार बना सकता हूं, यानी पार्टी जो है बना सकती है, और खामियाजा भुगतनी पड़ी। तो बीजेपी आंध्र प्रदेश में ठीक ठाक रही, तेलंगाना में भी कमोबेश जो उनका जनाधार है उसमें बढ़ोतरी ही हो रही है। लेकिन जहां तक केरला तमिलनाडु या दूसरे प्रदेशों की सिचुएशन है, वहां इसकी शुरुआत के साथ बेहतरी की गुंजाइश है। चलिए ठीक है, इससे वाकई में इसको बुनाएगी, ये मान के चलिए। ठीक है। सुमन जी, मैं आपके पास, इससे पहले कि मैं आलोक भाई के पास जाऊं, कांग्रेस के प्रवक्ता से एक रिएक्शन ले लेते हैं। संजीत कुमार जी, आपकी प्रतिक्रिया। बहुत लंबे मार्जिन से आप लोग हारे हैं, 300 वर्सेस 452। संजीत कुमार। नहीं, मैंने शुरुआत आपने नहीं दिया था जिसमें आपने ये कहा कि काफी अच्छी मार्जिन हो सकती है। हाँ। मैं सवाल मार्जिन का नहीं है, सवाल जिस तरीके से उपराष्ट्रपति चुनाव जो देश के ऊपर थोपा गया, अच्छा देखिए उन किन परिस्थितियों में अंदर थोपा संजीत कुमार जी, मेरा सवाल बावजूद भी अमित जी देखिए, नैरेटिव नहीं, मैंने पूछा, अच्छा आपने क्या कमजोर कैंडिडेट जानबूझकर उतारा था क्या? सीपी राधाकृष्णन के सामने आपने जानबूझकर सुदर्शन रेड्डी को उतारा, आपको पता था हार ही जाएंगे, कुछ तो करना ही है तो कर लेंगे। वोट क्या कमजोर कैंडिडेट को आते हैं अमित जी? समझाइए, वही मैं पूछ रहा हूँ। मैं वही जानकारी कह रहा हूँ कि अगर 300 वोट किसी कैंडिडेट को अगर आता है तो निश्चित रूप से वो एक सशक्त कैंडिडेट रहे हैं।
आप इसे कैसे कह सकते हैं कि जो कमजोर कैंडिडेट रहे वो। लेकिन मैं इन बातों से दूर मैं ये कहना चाहता हूं कि आज नए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में सीपी राधाकृष्णन आए हैं। मैं उनको अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से उनको ढेर सारी शुभकामना और अपेक्षा रखता हूं कि सदन के अंदर, चूंकि अब वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं रह गए हैं, जिस प्रकार का व्यवहार एक उपराष्ट्रपति से अपेक्षा की जाती है सदन के अंदर वो कहें, मैं समझता हूं वह सदन के अंदर करेंगे और ऐसी अपेक्षा कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन दल उनसे करती है। ठीक है आलोक पांडे, कांग्रेस के साथ एक बड़ी विडंबना है कि जगदीप धनखड़ वाला नैरेटिव कांग्रेस का हर नेता लेके घूम रहा था। पहले आप संसद में आपने संसद चलने नहीं दी, आप ट्रम्प के चक्कर में पड़े रहे, आप फिर उस पहलगाम के चक्कर में पड़े रहे, और जब जगदीप धनखड़ चले गए तो आपने पूरा वर्ल्ड वाइड ये नैरेटिव बनाया कि जगदीप धनखड़ से जबरन इस्तीफा लिया गया है, वो बीमार नहीं है, वो कहाँ खो गए, वो कहाँ चले गए। बीजेपी ने उनका पश्चिम बंगाल में इस्तेमाल किया, बीजेपी उनको कंट्रोल करना चाहती थी, बीजेपी की हाथों की कठपुतली वो बनना नहीं चाहती। इस तरह के नैरेटिव विपक्षी गठबंधन ने खूब बाइटें दी हैं मीडिया में। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि ये जीत सिर्फ नैरेटिव को नहीं तोड़ती है, एक विश्वास भी दिखाती है, एक विश्वास भी जगाती है कि पार्लियामेंट के अंदर कौन सी पार्टी मजबूत है, किसका मनत्व मजबूत है, किसका पिलर मजबूत है। क्योंकि 300 वोट इसलिए मिले क्योंकि विपक्ष के जो नेता थे तो वो तो वोट करेंगे, राज्यसभा के सांसद और लोकसभा के सांसद, और नंबर गेम होता है, आपको प्रायोरिटी पे लिखना होता है 1 2 3, 2 कैंडिडेट है तो आपको 1 2 लिखना है, तो वो तो एक अलग प्रक्रिया। लेकिन ये बहुत बड़ा इंपैक्ट बीजेपी की राजनीति को भी देश में देगा कि भाई एक विश्वास वाली जो बात होती है। आलोक पांडे, देखिए पार्लियामेंट के अंदर इस समय बीजेपी एक गाना गाना चाहेगी, यहाँ के हम सिकंदर। तो आज इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में अब ये सिद्ध हो गया है कि यहाँ के वही सिकंदर। जी। दूसरी बात, जो मीडिया में चल रहा था सांसदों की गिनती मैंने अलग से नहीं की, लेकिन ये कहा जा रहा था कि इंडिया अलायंस में 322, 323 और एनडीए को 422 का समर्थन प्राप्त है सांसदों का, 100 सीटों का। लेकिन अगर एनडीए 422 की जगह 492 से जीतता है तो ये तीन सांसद कहाँ से आए? और 322 अगर इंडियन अलायंस के पास है तो 300 ही क्यों मिले, 22 तो इनके क्यों मिले? भारतीय जनता पार्टी का जो अगला स्टेप होगा वो ये प्रचारित करेगी कि हमने तो क्रॉस वोटिंग करवा लिया, विपक्ष का गठबंधन यूनाइटेड नहीं रहा। और मैं कम से कम 4 साल से बार बार कह रहा हूँ ये लड़ाई नैरेटिव की है, ये लड़ाई ये बताने की 2024 एक दुर्घटना थी भारतीय जनता पार्टी के 240 आई थी। अब इसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ, बिहार चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी 240 सांसदों की पार्टी नहीं रहेगी, ये 272 होने वाली। इसमें कौन सी पार्टियों को ऑपरेशन होगा मुझे नहीं पता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2024 240 के बाद जो मनोबल कमजोर हुआ था उस राष्ट्रपति के चुनाव में यही जाना कि यहाँ पे हम सिकंदर है। तो भारतीय जनता पार्टी ने उस नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश की है जो लगातार विपक्ष बना रहा था 2024 से कि भारतीय जनता पार्टी के दिन लग गए। दूसरी बात, दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी के खराब जमाने में क्या उपयोग करेगी, वो भारतीय जनता पार्टी जाने का हर एक का उपयोग करती है, लेकिन वो दक्षिण में राजनीतिक भागीदारी केंद्र में थे। दक्षिण के और मिनिस्टर वहां पे जब केंद्र में वित्त मंत्री जैसे दक्षिण से है उसका भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी वो पर्सन नहीं ला पा रही है तो वो राष्ट्रपति कितना पर्सन लहराएगी मुझे समझ में नहीं आता। वो लोग जरूर लगते हैं धनखड़ जैसे वोकल वो बोलेगी भी नहीं, धनखड़ जराजन थे बहुत वोकल बोलते थे, बीजेपी को कितना लोग राजस्थान में दे पाए। तीसरी बात, धनखड़ से जो कांग्रेस को है ये भूल गए उनके खिलाफ विश्वास प्रस्ताव ये नहीं बुला रहे। धनखड़ कितने खराब थे जिनकी मिमिक्री करते थे, राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे, तो कम से कम रखे कांग्रेस पार्टी। एक नेता, एक उपराष्ट्रपति एक समय में कहा विश्वास प्रस्ताव होते हैं उसके खिलाफ, और जब वो पक्ष से इस्तीफा दे देता है तो आपको मुश्किल हो जाता है। जनता सब जानती है, जनता जनार्दन है। भारत का संविधान पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है, हम भारत के लिए, भारत के लोग सब जानते हैं। इस तरह का जब डबल स्टैंडर्ड रखेंगे, एक हो, एक व्यक्ति हो और कुछ महीने में आप पूरी की पूरे अपना स्टैंडर्ड, अपना चिंतन बदल देते हैं, इससे देश की जनता को लगता है कि राजनीति। आलोक जी, पॉइंट टेकन। सुमन, आपने तो बहुत सारे राष्ट्रपति चुनाव देखे हैं, लुटियंस में आपने रिपोर्टिंग की है, लेकिन जिस तरह
का चुनाव इस बार हुआ है सीपी राधाकृष्णन को लेकर, रेड्डी साहब को लेकर जो नैरेटिव्स बनाए गए मीडिया में भी और पब्लिक डोमेन में भी। अब जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे कि जबरन उपराष्ट्रपति पद का चुनाव थोपा गया, ये जो नैरेटिव, ये जो डिबेट में कह रहे हैं संजीत कुमार जी कि जबरन थोप दिया गया। सुमन कुमार, कैसे थोपा जा सकता है ये बताइए। जब उनको देखा गया कि भाई यही कांग्रेस है, यही विपक्ष के नेता हैं, एक दिन राज्यसभा नहीं चलने दिया गया। जैसे वो बातचीत करने शुरू करते थे, हंगामा होना शुरू हो जाता था। इनके तमाम सारे नेता वहां वेल में खड़े होकर क्या क्या करते थे वो देश की जनता देख रही थी, और यहाँ थोपने की बात कर, जब जैसे उन्होंने डिजाइन किया, हो सकता है इनकी वजह से ही धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया हो सकता है धनखड़ साहब इन्हीं से नाराज हो, विपक्ष की भाई बात ही नहीं करने दे रहे, काम ही नहीं करने दे रहे, ये भी रीजन हो सकता है। सही बात आपने कही अमित भाई कि एक भी दिन बार बार इस बात को जिक्र करते, उस देखिए उनकी विद्वता को मेरा प्रणाम है, क्योंकि वो जब हिंदी इंग्लिश और बातों को इस तरीके से करते थे और समझाने की कोशिश करते कि भाई ये देश की सर्वोच्च व्यवस्था है, उसको चलने दीजिए। तब इनके नेता वहां खड़े होकर क्या क्या करते थे वो बहुत अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं। अभी आप ज्ञान दे रहे हैं कि भैया उन्होंने ये सबसे बड़े कारण थे कि संसद के सत्र को नहीं चलने दिया गया, बहस नहीं होने दिए गए। कई बार आहत होते थे जब भी मीडिया वालों से खासकर मिलने में बहुत देखिए मिलनसार व्यक्ति रहे हैं, तो अपने दर्द को कहते थे कि भाई ये कुछ तो बोलो, आप लोग कुछ बहस में शामिल हो। और देखिए बहुत दिलचस्प बात संजीत जी अपने ही अगर कहें कि भाई बीजेपी के जो मेंबर्स थे उनको डांट देना हो, कई बार वो बड़े बड़े नेताओं को डांट दिया करते थे, जिसको लेकर ये सबसे ज्यादा विवाद खड़ा किए। राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष नाराज हो गए। तब हम सोच सकते हैं कि वो व्यक्ति खुद ही अपने पार्टी के अगर अरे धनखड़ साहब तो खुद चाय पर बुलाते और चाय पर भी डांटते थे पत्रकारों को, की बात होती है चाय पे पत्रकारों को बुला के और उसी टी मीटिंग में ही डांट दिया करते थे। क्या लिखते हो तुम लोग, क्या करते रहते हो? धनखड़ साहब तो इस तरह के नेता है, इस तरह के नेता है। तो इसलिए इस तरह की बातों को सिर्फ घुमाना, नैरेटिव तैयार करना, देखिए देश की जनता जानती है बहुत ज्यादा नैरेटिव में यकीन मत कीजिए। इस वक्त की जो सरकार है बड़ी स्ट्रॉन्ग सरकार है और वो जानती है कि कैसे देश चला जाता है। हाँ, संसद में जो भी कुछ हो रहा है उससे जनता जरूर आहत है कि हमने किसको वोट दिया। हमारे सवालों को लेकर वहां जिस तरह से बहस होनी चाहिए वो नहीं, हमारे विकास को लेकर जो बहस होनी चाहिए, हमारे रोजगार को लेकर, हमारे महंगाई को लेकर, तमाम सारे परेशानी को लेकर अगर कोई बहस होनी चाहिए तो उसमें शामिल होने के बजाय आप सड़क वहां खड़ा होते हैं और महात्मा गांधी जी की मूर्ति पे जाके, बापू की मूर्ति पे सिर्फ विरोध प्रदर्शन करते हैं। ठीक है सुमन जी, तो यहाँ भी वो बात जो इन्होंने कही और धनखड़ साहब के साथ खड़े होकर आवाज लाने की कोशिश की, तो उस पे भी कहीं न कहीं विराम। ठीक है, ज्यादा वक्त नहीं है। संजीत कुमार जी, योर क्लोजिंग रिएक्शन सर। संजीत जी। निश्चित रूप से पहली बात मैं स्पष्ट रूप से करना चाहता कि जो आदरणीय धनखड़ जी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने सदन के अंदर विपक्ष की आवाज को दबाने का जो प्रयास किया था, शायद वो सीपी राधाकृष्णन के माध्यम से नहीं हो पाएगा। सीपी राधाकृष्णन जी शायद इन बातों को महसूस करेंगे कि विपक्ष का एक सशक्त आवाज होना जरूरी है। विपक्ष को शायद बार बार वो ऑथेंटिकेट करने के लिए बातें नहीं कहेंगे। शायद सदन निश्चित रूप से विपक्ष उनके नेतृत्व में उनको पर भरोसा जाहिर करेगी और निश्चित रूप से। संजीत जी, भरोसा कैसे होगा? आप सदन चलने नहीं देते हैं। अगर सभापति बैठे हुए सदन में तब भी तो पार्लियामेंट चल नहीं पाती है। उसकी चिंता मत करिए। हम टैक्स पेस का पैसा बर्बाद कर दिया आप लोगों ने, करोड़ों अरबों रुपए, तो चिंता उसकी नहीं कि टैक्स पेस के पैसे बर्बाद हो रहे हैं। थोपा गया चुनाव, इसकी चिंता जरूर है, लेकिन जब सभापति जी बैठे थे सदन के अंदर तब आपने पार्लियामेंट चलने नहीं दी, इसकी चिंता नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। समय ज्यादा नहीं, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अमित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा संजीत कुमार जी और सुमन कुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, उपराष्ट्रपति पद के लिए जो लड़ाई थी वो खत्म हो गई है। अभिनंदन हम करते हैं राधाकृष्णन जी का, नया उपराष्ट्रपति देश को मिल गया है। राज्यसभा जो भी सुनी थी वहां पर उसका एक पदेन अधिकारी भी मिल गया है। इस बड़ी खबर को प्राइम टाइम में भी लगातार हम ट्रैक कर रहे हैं। लगातार 8 बजे, 9:30 बजे रात को हम स्पेशल लेकर आ रहे हैं आपके लिए, कहीं मिस मत करिएगा। अभी फिलहाल रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। प्राइम न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।